सबसे बेस्ट फेस्टिवल अगर कोई लगता है मेरे को वो होता है राखी। दिवाली पे तो सो ही नहीं पाते हो आप रात को, पता नहीं क्या लोगों को मचती है। जब 12 बज गए अब निकालो वो बड़ी वाली लाइट, 12 बज गए जो अब मैं निकालूंगा 2 बजे, मैं सोने नहीं दूंगा। कोई कोई तो सुबह जल्दी उठ के जलाएंगे, अरे भाई सोने दो उनको। दिवाली जयपुर में जब सोसाइटी में थे तो किसी ने दुश्मनी कैसे निकाली थी पड़ोसियों पे, उनके मारुति 800 थी, 800 का जो छपरा होता है ऊपर का, उस पे एक सूतली बम का पैकेट लगा के जला दिया। पूरा छतरा उड़ गया बेचारे का। वो सुबह उठ के आए, गाड़ी के ऊपर ऐसे हाथ रख के खोल रहे होंगे, अरे ये तो अंदर चले गया, ये हालत थी। ठीक है ना, तो नहीं होली दिवाली ठीक है अपनी जगह, बेस्ट इज राखी। चलो कल मैंने आपको एलजेब्रा पढ़ाया था, किसका एलजेब्रा? फेजर एलजेब्रा। तो दो फेजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर के जैसे करते हैं, और दो फेजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के एंगल ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करते हैं तो दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बात याद है। तो मैं आपको आज एक बात बोलूंगा याद करने के लिए, बस आपको उतना ही याद करना होगा। क्या याद करना होगा? मैं आपको 3 फेजर याद करने के लिए बोलूंगा। 3 फेजर कौन सा? एक है रेजिस्टेंस फेजर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये रेजिस्टेंस का फेजर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड R, एंगल कितना होता है उसका? 0। अगला मैं आपको बोलूंगा ये किसका फेजर होगा? कैपेसिटेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फेजर। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/ωc, और उसका एंगल होता है -π/2। बस ये आपको याद करना है, उसका एंगल होता है -π/2 एंड XL होता है ωL, और उसका एंगल होता है प्लस का π/2। याद करने का तरीका, जहाँ नीचे चले जाते हैं वहाँ माइनस आ जाता है, जहाँ ऊपर ही रहते हैं वहाँ प्लस आता है, कैसे भी याद रखो। बस ये 3 चीजें याद करोगे ना। अब मैं यहाँ पर इन 3 चीजों का यूज करके आपको क्या कहते हैं, प्योर R सर्किट, प्योर C सर्किट और प्योर L सर्किट, तीनों के डेरिवेशन दूंगा। तो सबसे पहले किसका डेरिवेशन देखना चाहोगे? सबसे पहले किसका डेरिवेशन देखना चाहोगे? हाँ, प्योर R का। तो ये लेकर देख लेते हैं प्योर R सर्किट। तो सर्किट क्या होगा? ध्यान देना है इधर। ये EMF है, कितना है? E0 sin ωt, और ये रेजिस्टेंस R है। तो बताओ मेरे को, अगर मेरे से आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द EMF का फेजर है, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ये है, और एंगल कितना बोलोगे आप? हाँ या ना? ऐसा एंगल बोलोगे, यस और नो? हाँ या नहीं आया? इजी, मैंने यही तो सिखाया था कल, याद है कल की क्लास? हाँ या ना? पक्का? E0 sin ωt प्लस फाई, तो यहाँ पर ωt प्लस फाई लिखते थे, तो यहाँ पर फाई तो कुछ है ही नहीं, तो ωt लिखती है। और बताओ मेरे को, रेजिस्टेंस फेजर मैंने अभी भी याद कर लिया है। रेजिस्टेंस फेजर कितना होता है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR, तो E फेजर बराबर I फेजर इंटू R फेजर। हाँ यार, बस मैंने क्या किया, वो जो V बराबर IR होता है, मैंने उसको V फेजर बराबर I फेजर इंटू R फेजर कर दिया। तो बताओ मेरे को I फेजर किसके बराबर आ गया? E फेजर अपॉन R फेजर। ये चीज समझ आई है नहीं? व्हाट इज E फेजर? E0 और एंगल कितना लिखा है यहाँ पर? ωt अपॉन R, और एंगल कितना लिखा है? 0। तो बताओ मेरे को यहाँ से I फेजर कितना है? E0 अपॉन R, ωt -0 और ωt रह गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई? E0 अपॉन R sin ωt। ये बात समझ आई है नहीं आई? ना यार, अपन यही तो करते थे वहां पर, I की वैल्यू यही तो आती थी। बात समझ में आई है नहीं आई? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? पक्का आ गया? तो यहाँ से I बराबर E0 अपॉन R। तो बताओ मेरे को, t बराबर 0 पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E और I ये रहे फेजर दोनों। तो ये मैंने क्या किया है? प्योर R सर्किट कर दिया है। हाँ यार, अब इसके बाद में कौन सा करूं मैं? प्योर C सर्किट। बाद में कॉपी कर लेना, पहले ही देखो प्योर C सर्किट कैसा होगा। अब ऐसे बनाने की बजाय मैं कैसे बनाऊंगा?
क्या मैं डायरेक्टली ऐसे बना दूं? हाँ यार, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस के जैसे प्रभाव। हाँ यार, और आप बोलोगे कि ऐसा लिख देते ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। XC तो मैंने याद किया हुआ है, XC फेजर कितना होता है? 1/ωc एंगल -π/2, और E कितना है यहाँ पर? E0 sin ωt। तो बताओ E फेजर क्या हो जाएगा? तो अगर मैं E फेजर बराबर I फेजर इंटू XC फेजर, यही होगा। हाँ या ना? V बराबर IR, तो यहाँ पर R कौन सा वाला ले लूंगा? जो रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो बताओ मेरे को I विल बी इक्वल टू व्हाट? E फेजर अपॉन XC फेजर, और E0 एंगल ωt अपॉन 1/ωc और एंगल -π/2। ये चीज समझ आई है नहीं आई? रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने। तो बताओ मेरे को ωt और नीचे में एंगल -π/2, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ I बराबर E0 अपॉन 1/ωc और एंगल हो गया यहाँ पर ωt प्लस π/2, और मेरे को करंट का फंक्शन क्या मिल गया? I बराबर E0 अपॉन 1/ωc साइन ωt प्लस π/2। देखो ध्यान से, बात समझ आई है नहीं है? तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि करंट इज लीडिंग द EMF बाय हाउ मच एंगल? यही तो मेरे को डिराइव करना था आखिरकार। सिमिलरली तीसरा क्या हो जाएगा? प्योर एल सर्किट, ये आप लोग करोगे। हाँ या ना? वहां पर माइनस आ जाएगा। करो सब जने। करो सब जने। सबको समझ आया कैसे कर रहा हूँ मैं? हाँ यार, आई होप यस। तो अपना आगे अगला भी कर दिया आपने, ये वाला भी। एक्सएल को ऐसे लिख दिया, आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय ये, तो अपॉन ये ओमेगा टी एग्जैक्टली यस आ गया। वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे को यहाँ पर आई मिल जाएगा E नॉट ओमेगा एल, नहीं E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इंटू साइन, क्या यही आ रहा है सबका? हाँ या ना? तो जो अपन ने लास्ट क्लास में KVL लगा के डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके जो मेहनत करी थी, यहाँ पर क्या मेरे को वो मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, मेरे को बस ये छोटी छोटी सी 3 बातें याद रखनी होगी। और इनफैक्ट ये 3 बातें याद रखोगे ना तो उससे आपके RL सर्किट और RC सर्किट AC से जुड़े हुए वो भी आसानी से हो जाएंगे।
अभी अपन करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो। सब कुछ कॉपी कर लो तो बताना। डन। तो डन। अब देख, अब अपन कौन सा पहले करें, आर सी करें या आर एल करें? आर सी कर लो, आर सी कर लेते हैं। तो एक मैं करूंगा, एक आप करो। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया और एक ईएमएफ लगा दिया। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को करंट निकालना है। हाँ यार, यही है मेरा मेन उद्देश्य। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस सर्किट कैन बी ट्रीटेड एज, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है R और यहाँ पर रिएक्टेंस है। ये चीज समझ आई या नहीं है? हाँ यार, और ये दोनों है तो सीरीज में ही। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की बजाय मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, वो होगा मेरा Z। Z विल बी व्हाट? इम्पीडेंस। बात बताओ मेरे को, जो Z होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ वो Z फेजर विल बी इक्वल टू R फेजर प्लस, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो यहाँ पर सीरीज में ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो बताओ मेरे को, जो R फेजर है वो कैसा होगा? R फेजर का एंगल 0, और जो XC फेजर होता है वो कैसा होता है? ये R फेजर बना दिया, और जो XC होता है वो तो नीचे होता है, हाँ या ना? -5/2, यस और नो। ये चीज समझ आई या नहीं आई? मैंने याद करवाया था ना यहाँ पर 3। तो ये XC नीचे की तरफ आया। बताओ मेरे को, अब मेरे को यहाँ पर दो फेजर को ऐड करना है, और ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं अपन? वेक्टर के जैसे। तो बताओ मेरे को, इन दोनों का एडिशन में जो इनका रिजल्टेंट होगा वो Z होगा। तो बताओ मेरे को Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √R² प्लस सिंपली। हाँ, अब आपसे कोई पूछेगा कि ये Z का एंगल कितना होगा, तो आप एंगल कितना बोल दोगे? tan phi इक्वल टू व्हाट? XC/R। यहाँ तक बात समझ आई? तो आपसे कोई इम्पीडेंस, आपसे कोई Z फेजर पूछेगा तो आप Z फेजर को बोलोगे कैसे? आप Z फेजर को बोलोगे कि उसकी वैल्यू कितनी है Z, और उसका एंगल कितना है? -5। -5 क्यों बोला है? ऊपर होता है तो उसको +π/2 बोलते थे, तो नीचे वाले को अगर -π/2 बोला तो इस एंगल को -5 बोलेंगे। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दूं तो क्या मैं बोल सकता था E फेजर बराबर I फेजर
इनटू जेड फेजर, ये चीज समझ आई या नहीं आई? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ई फेजर क्या हो गया, ई नॉट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू आई फेजर अपॉन जेड, और एंगल कितना है यहाँ पर -5। तो करंट की वैल्यू क्या आई यहाँ से, करंट की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? और ई क्या था ये, तो बताओ मेरे को। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देख के इनका फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो t बराबर 0 पर ई नॉट राइट की तरफ है और आई कितना एंगल आगे है, +5, तो ऊपर चले गया। तो क्या बोल सकता हूँ, इन दिस करंट इज लीडिंग ईएमएफ बाय हाउ मच एंगल, 5 एंगल, एंड 10 5 इज इक्वल टू व्हाट, x में। सारे अब मेरे को कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है नहीं, मैं तो सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इन दो को सीरीज में जोड़ना है। तो मैंने सीरीज में क्या किया, सीरीज में तो रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर वो दो फेजर्स जुड़ गए। और दो फेजर्स को जोड़ते कैसे, वेक्टर के जैसे। इजी है डिफिकल्ट? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ये बता रहा हूँ। एसी के अंदर कॉपी करो, उसके बाद में जो एलआर सर्किट है, नहीं पहले इतना कॉपी करो, फिर इसमें 2-3 बातें और करेंगे। आज आप लोग की पहली क्लास नहीं हुई थी? क्या किया पहली क्लास में टाइम पास? जो भी कुछ क्वेश्चन बैंक्स पढ़ाई करें। ठीक है, कोई सो कॉपी कर लो फटाफट। ये जो भी कॉपी कर लेगा उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं, पहले इतना कॉपी करो फिर पूछता हूँ। सुनिधि को क्या हो गया? सर वो नहीं है कि अब उसका जीएमसी बाड़मेर में है सिलेक्शन हो गया। अच्छा, कहाँ सिलेक्शन हो गया उसका? जीएमसी बाड़मेर है बाड़मेर बाड़मेर की गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके नंबर कितने थे? 577। जनरल थी वो, तो हो गया इतने में हो जाता सिलेक्शन। नहीं ईडब्ल्यूएस तो शायद नहीं थी भाई, पता नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी की तो शायद गवर्नमेंट जॉब है। तो उसका ऐसा कुछ होता है, मम्मी का गवर्नमेंट जॉब? नहीं ऐसे होता नहीं, बन तो जाता है क्योंकि एक मेरे रिलेटिव वो पुलिस में और उनके बेटे का बन रखा है ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता, बट मुझे आइडिया नहीं। हाँ तो बताया नहीं होगा ना कि मम्मी जॉब करती है और पिताजी बिजनेस करते होंगे, तो ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। समझे मेरी बात को? बन सकता है, मतलब मेरे पापा एडवोकेट ही है तो उन्होंने ट्राई किया मेरा, लेकिन नहीं बन रहा था। अच्छा, और वो एडवोकेट है जबकि? हाँ उन्होंने ट्राई किया लेकिन ठीक है, जो भी है, बट सिलेक्शन हो गया उसका। मिठाई खिलाई उसने? इसको तो सर उससे तो बताया बुरा लगा था थोड़ा, मतलब बाड़मेर में नहीं जाना था उसे। क्यों, क्या फर्क पड़ता है बाड़मेर हो या कहीं हो, आखिरकार आपको कॉलेज जाना है। अब चाहे वो बाड़मेर हो या फिर बुर्ज खलीफा। ठीक है, बट बाड़मेर इज अ बैड प्लेस, नॉट वर्स्ट। एटलीस्ट आप बाड़मेर जोधपुर के नजदीक को पॉजिटिव देखो ना। वहीं आप अगर महाराष्ट्र में कहीं हो जाते दूर, तो क्या कहते हैं, आप में से किसी को उसने ट्रीट दी, धोखा हो गया। सर हमें तो बताया बताया भी नहीं फोन सर, करके कल मैंने आगे से पूछा कि क्यों नहीं आए। ओके, अब खैर ठीक है, नहीं बताया वो तो उसका चॉइस है, बट ट्रीट नहीं ले पाए आप, ये आपका गम है। आप उसके कुछ 570 और मार्क्स थे, 577 580 के नजदीक। आपके कितने थे? 400। अच्छा
400। और कोई 500 वाला है यहाँ पे? और वो अगर फिर से वापस से पेपर भी देती ना तो 600 तक ही पहुंचती, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम कर चुकी थी। 600, 610, 620, 600 ऐसा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार रिपीट कर चुकी थी, एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर चुकी थी। अभी थर्ड अटेम्प्ट होता, तो ऑलरेडी एक बार के लिए क्या कहते हैं, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, नाइस, गुड फॉर हर। और कोई है यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट वाला? मैंने एक बार फर्स्ट टाइम, आप तो स्ट्रीम ही अलग हो गई, आप तो क्या कहते हैं बीएससी करने चले गए थे, ठीक है। और आपने जब फर्स्ट टाइम दिया था कितने नंबर आए थे? उस टाइम तो मैंने फर्स्ट मतलब ऐसे में दिया था, कुछ भी नहीं किया तो घूमने के हिसाब से। तो आपने 12th के बाद में दिया था बट कुछ नहीं हुआ, तो आपने 12th के बाद ही एडमिशन ले लिया था। हाँ। और आपने बीएससी में, हाँ। फिर आपने बीएससी का 1 साल कंप्लीट किया, मतलब फिर आप यहाँ complete तो मैंने बिना मर्जी के, वो मन के कॉलेज जाते थे, मैं आधे मन से जाती थी, जबरदस्ती। तो आपने 1 साल कंप्लीट किया वहाँ पे और फिर आप यहाँ आ गए। तो वहाँ पे आपका जो फर्स्ट, अभी वहाँ सेकंड ईयर चल रहा है आपका? नहीं, मैंने वो तो पूरा ही छोड़ दिया। पूरा ही छोड़े, तो आपने जो वहाँ पर 1 साल तक किया उसका कुछ और सर मतलब मन भी नहीं था, मैं आधे टाइम कॉलेज जाती थी, आधे टाइम जाती तो वेस्ट हुआ। ओके, तो अगर आप ऐसी जगह आपसे कोई पूछेगा आगे, नहीं, वो तो वहाँ से पूरा बंद कर दिया, तो मैं तो आप तो यही बोलोगे मैंने 1 साल ड्रॉप किया। ठीक है, चलो यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? VR फेजर विल बी इक्वल टू I फेजर इनटू R फेजर। हाँ यार, यही बोलोगे। तो बताओ मेरे को VR, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, करंट फेजर कितना है, ये I0 बोल देता हूँ, I0 इंटू R, और एंगल ओमेगा t प्लस 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये VR आ गया? बात समझ आई है नहीं है? कैसे लिखा है? हाँ या ना? देखो मैंने डायरेक्टली फेजर को ऐड कर दिया, दोनों के एंगल को ऐड कर दिया। ये चीज समझ आई है नहीं है? हाँ ना बोलो। पक्का? और वहीं लगे हाथ में आपसे पूछोगे व्हाट विल बी V अक्रॉस C। सारे पेन ही निकाले हैं। तो VC के लिए क्या करोगे आप? VC फेजर बराबर I फेजर इंटू XC फेजर, तो I फेजर की जगह I0 और एंगल ओमेगा t प्लस 5। XC की जगह XC ही रहने दो या 1/ओमेगा c लिख दो, और एंगल कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? -π/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बताओ मेरे को VC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा c इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5 माइनस π/2। यहाँ तक भी बात समझ आई? यस। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर तो इधर ऐड हो जाएंगे, तो क्या मैं इसको कॉस लिख सकता हूँ? हाँ यार। और VC will be equal to what? I0 upon ओमेगा c माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ये चीज समझ आई है नहीं? माइनस क्यों हुआ? मैथ से मेरे को ये पता है कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल दिया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस बाहर आ गया, और साइन π/2 माइनस ये विल बी इक्वल टू कॉस, तो ये हो गया। हाँ, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस VC को देखूं और इस VR को देखूं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ टोटल कितना है V स्क्वायर विल बी इक्वल टू V R स्क्वायर प्लस V। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हो गया 1, I0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा c, इसका मैक्सिमम और ये इसका मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब हम AC की बात करते हैं, जब अपन AC की बात करते हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और अलग अलग होता है, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं। वो कैसे जुड़ते हैं? ऐसे जुड़ते हैं। सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। आया ना? आया कहाँ से?
इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया ये। और अगर मैं इसको फेजर से निकालना चाहूंगा तो देखो ध्यान से, ये वाला फेजर किधर है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव बोले तो ऊपर चले गया, और ये ओमेगा टी प्लस फाइव में से मैंने पाई बाय 2 घटा दिया है तो ये आ गया। तो ये वाला कौन सा है, वी आर, और ये वाला कौन सा है, वी सी। आया बात समझ आई कैसे आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा वी। तो देखो परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बात समझ आई। ये वोल्टेज फेजर हो गए, कॉपी कर। और इसमें अगर मेरे को करंट फेजर बताना हो तो, करंट फेजर बनाना हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, करंट फेजर विल बी दिस, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, t बराबर 0 पर फाइव। बताओ सारी चीजें समझ में आई है नहीं आया, नहीं आया, हाँ क्या नहीं आया बताओ। सर ये आपने जो BC ये कैसे लिखा है देखो, नीचे वाला ये अब देखो आई क्या है मेरा, आई नॉट, और एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव, एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ यार, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और XC क्या होता है, 1 ओमेगा सी, और उसका एंगल कितना होता है माइनस पाई बाय 2। दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहता है, एंगल जुड़ जाएंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाय 2 साइन के अंदर ये लिख दी। यहाँ तक आ गया। अब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो मेरे को ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने माइनस बाहर निकाला तो माइनस बाहर आ गया। तो पाई बाय 2 माइनस ये पूरी चीज, साइन पाई बाय 2 माइनस एनी एंगल इज कॉस, ये लिख दिया मैंने। तो ये देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पर ये BC के आगे माइनस है, तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो BC तो यहाँ पर पीछे की तरफ, और ये प्लस है तो ये इधर की तरफ है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, इन दोनों के बीच में एंगल पाई बाय 2 का है, तो ये पीछे है माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे मैंने VR बनाया, VR कितना बनाया मैंने, t बराबर 0 पर 5 ऊपर गया, फिर यहाँ से पीछे आया माइनस पाई बाय 2 के, BC बनाया। अब मेरे को ये पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट जो V होगा वो किसका होगा, यही होगा। और देखो ध्यान से मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिख दिए जो एक RC सर्किट से रिलेटेड होते हैं। सब कुछ कॉपी कर लो, उसके बाद में RL सर्किट आप ही को करना है। डन। तो अगर ये कॉपी कर लिया तो RL सर्किट आप लोग को शुरू करना है, शुरू हो जाओ।
एक्सेल फेजर भी लिखो ऐसे साथ साथ। सिर्फ इतना मत लिखो एक्सेल, आगे फेजर भी लगाओ। तो इसमें भी हम दोनों के एडिशन को इम्पीडेंस थोड़ी बोलेंगे। हाँ उसमें भी इम्पीडेंस ही बोलेंगे। ये मिटा दो सब कुछ। तब देखो ध्यान से, अगला सर्किट मेरा क्या हो गया है, अगला सर्किट मेरा आर एल हो गया है। क्या मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ? अभी फाई ऊपर की तरफ हो जाएगा तो z फेजर विल बी इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल कितना हो गया ऊपर में फाई, आया ना। और tan फाई किसके बराबर हो गया, ओमेगा एल अपॉन आर और एक्सएल अपॉन आर। तो बताओ ईएमएफ फेजर इक्वल टू करंट फेजर इनटू इंपीडेंस फेजर, और करंट फेजर इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा। तो बताओ करंट की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पर अगर ईएमएफ फेजर इधर की तरफ है तो करंट फेजर फाई एंगल नीचे। हाँ यार बात समझ आई। सिमिलरली यहाँ पर आगे आप ये प्रूव कर दोगे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे वी आर विल बी इक्वल टू व्हाट, वी आर फेजर विल बी इक्वल टू आई फेजर इनटू आर फेजर, एंड वी एल फेजर विल बी इक्वल टू आई फेजर इनटू एक्स एल फेजर। कर लोगे, निकाल लोगे सब कुछ। हाँ यार नहीं आ रहा, इजी।
पीछे वाला यही चलाते पहले, यस ठीक है। तो ये रिमोट देखो आपके सामने ही पड़ा है, हेल्प योरसेल्फ, पीछे वाला। हाँ, यहाँ तक एकदम ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ बिठा सकता हूँ? नहीं बिठाऊँ। इसके बाद में आप लोग को करना है सीरीज में, अब आर लगा हुआ है, फिर सी लगा हुआ है, फिर एल लगा हुआ है, आर एल सी सर्किट। उसको कैसे करेंगे? डिफिकल्ट नहीं होता है, सेम चीज है। मिटा सकता हूँ क्या? सीरीज आर एल सी सर्किट, एकदम सही। तो इसका जेड बनाओ, इसका जेड फेजर क्या होगा? आर फेजर प्लस एक्स सी फेजर प्लस एक्स एल फेजर। अब मेरे को तीन वेक्टर का वेक्टराइजेशन करना है, तो तीनों वेक्टर को ड्रॉ करो पहले। तो आर फेजर तो राइट की तरफ, एक्स सी नीचे की तरफ, एक्स एल ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर दो केस आ जाएंगे। अगर एक्स एल बड़ा हुआ तो इन दोनों वेक्टर में डोमिनेट ऊपर वाला कर जाएगा, और अगर एक्स सी बड़ा हुआ तो नीचे वाला, तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देखो सब कुछ मिटा दूं ये। तो अब मैंने क्या बोला है? आर एल सी सर्किट बोला है। क्या बोला मैंने? आर एल सी सर्किट, आर एल सी सर्किट। तो जेड फेजर क्या हो जाएगा? ये तीन फेजर का है, तो सीरीज में ही तीनों के तीनों, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? एडिशन में, सीरीज में तो ऐड कर देते हैं, हाँ या ना? तो बताओ मेरे को, यहाँ पर आर फेजर राइट की तरफ गया, एक्स सी नीचे की तरफ गया, एक्स एल ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर दो केस आ जाएंगे। पहला केस, जब एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, जब एक्स एल बड़ा है तो ऊपर की तरफ एक वेक्टर, नीचे की तरफ दूसरा वेक्टर, डोमिनेट कौन सा कर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी, और इधर की तरफ रह जाएगा आर। उस केस में जेड इधर आ जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा फाई। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर, और tan फाई क्या हो जाएगा? यहाँ तक बात समझ आई? ये कहानी वो की वो रहेगी, ये कहानी वो की वो रहेगी। देखो ध्यान से, इस केस में फाई पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर z और फाई ऐसा हो जाएगा। तो ये केस ए में ये कर देंगे, और केस बी में क्या होगा? केस बी में अगर एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, तो नीचे आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, इधर की तरफ रह जाएगा आर, तो ये हो जाएगा z और ये वाला हो जाएगा फाई। तो इधर मैं z कैसे लिखूंगा? z फेजर बराबर z और एंगल फाई पॉजिटिव का लिखूंगा। इस केस में क्या लिखूंगा? z फेजर बराबर z और एंगल माइनस फाई का। अगेन EMF फेजर इक्वल टू I फेजर इनटू Z फेजर, दोनों केसेस के लिए अलग अलग रख के करंट का फंक्शन निकाल देंगे। हाँ या ना? क्या मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? आसान है? आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बस आपको तीन फेजर याद करने दे, और फिर आपको वेक्टर आता है? हाँ आता है। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? एंगल को ऐड करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। बात समझ गए? आई होप समझ गए।
डन? ओके, टेक योर टाइम। तब तक एसी में आपको मैंने 3 बातें सिखाई। एक तो होती है आरएमएस। आरएमएस समझ गए, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। एवरेज बोले तो बेस्ड ऑन चार्ज सप्लाई। आरएमएस इज डिफाइंड फॉर 1 साइकिल, एवरेज इज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल। और उसके बाद में तीसरी चीज जो आपको सिखाई वो क्या सिखाई? सर्किट। सर्किट को टैकल करना अब आपको आ गया है। सर हम जब ये फाइंड करते हैं V अक्रॉस R और C, हाँ। तो ये RMS वैल्यू सर? हाँ, नहीं, अगर आप V अक्रॉस R निकाल रहे हो तो आप तो पूरा प्रॉपर फंक्शन बना रहे हो। फंक्शन बना रहे हो तो वेरिएबल है, उसका जो पीक है वो डिवाइडेड बाय √2 RMS वैल्यू। जैसे इससे पहले अपन ने याद करो, यहाँ पर VR और वो कुछ ऐसा कुछ प्रूव किया था, VR बराबर समथिंग इनटू साइन समथिंग। तो ये जो है ये पीक वैल्यू है, दिस अपॉन √2 विल बी RMS। ये तो क्या कहते हैं? वेरिएबल है। और क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, तो वो आपको आरएमएस वैल्यू दी। सब कुछ मिटा दूं? कुछ लिखना है? तब आपका पहले तो होमवर्क क्या है वो लिखूं। आप कल और परसों 2 दिन तो आओगे नहीं आओगे ना? तो आपका होमवर्क है ईएमआई की शीट, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी एसी 1 घंटे का बाकी है, उसमें मेरे को आपको पावर पढ़ानी है, उसमें मेरे को आपको शार्पनेस पढ़ाना है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ाना है। तो वो सब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो वो सब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो आपका होमवर्क ये है, यू हैव टू ब्रिंग योर एनसीईआरटी विथ यू, फाइन। और उसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके? ईएमआई और एसी के दोनों के। वो कहाँ से करोगे आप? किताब है सबके पास में? अगर नहीं हो तो क्या मैंने आप लोग को ये वाली एप्लीकेशन बताई है? ये नीट क्वेश्चन ऐसी ये वाली दिखाई है? ये देखो, ये नीट क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन है, दिखी है? दिख गई? इसको क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। और यहाँ पर पास्ट ईयर क्वेश्चन, अरे हाँ मेरे को रीडिंग देनी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चन, ठीक है ना? टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जैसे अभी मैंने ईएमआई एसी कराया है आपको, तो ईएमआई एंड एसी, ये ईएमआई एंड एसी मिला, मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको क्या करना है, इस ईएमआई और एसी के अंदर जाके टेक टेस्ट देना है। दिख रहा है टेक टेस्ट? तो आपने टेक टेस्ट किया। अब यहाँ पर आएगा लाइट मोड और डिफॉल्ट मोड, आपकी जैसी इच्छा। लाइट मोड इज फॉर लो डिवाइसेस एंड डिफॉल्ट मोड इज फॉर हाई एंड डिवाइसेस। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग का हाई एंड डिवाइस ही होगा। तो इसमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 62 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस 1 घंटे 2 मिनट में आपको करने हैं। तो आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको ये साल भी दिखेंगे, AIPMT 2001 दिखा, और जब लास्ट में जाओगे तो लास्ट जो है वो आपका 2021। कितने सवाल है? 62 क्वेश्चंस, 2001 से लेके 2021 तक। पिछले 20 सालों में ईएमआई और एसी से टोटल 62 क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको टाइम कितना है इसके अंदर? 1 घंटा 2 मिनट। 1 घंटा 2 मिनट अगर ये टाइम, अगर आपका मान लो लेट्स से आपका 1 घंटा 2 मिनट हो गया, आप तो 35th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस समय पे आप इसको कंफर्म करके सबमिट कर देना। तो कोई ये सब थोड़ा आएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते।
एडवर्टाइजमेंट है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर प्रैक्टिस में जाओगे और प्रैक्टिस में जाके आप जहाँ पर भी छूटे थे उसके आगे ये सवाल वहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप पहले टेक टेस्ट करोगे तो वहाँ पर आपको टाइम लिमिट मिलेगी और आंसर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक गलत बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर वापस से वही 62 क्वेश्चन है, लिखे नहीं लिखे वही 62 क्वेश्चन हैं, लेकिन 68 क्वेश्चन आप देखोगे हाथों हाथ आप यहाँ पर सेलेक्ट करके चेक आंसर करके ऐसे से आंसर आ जाएगा और आंसर के साथ में नीचे सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस में नहीं जाना है, आपको टेक टेस्ट में जाना है। इतना बस क्या कहते हैं, मन पे पत्थर रख लेना। क्या करोगे, जज करने वाले कौन है, आप खुद ही हो। आपने 62 आप पहले अपनी तरफ से EMI AC की पूरी थ्योरी देखी, एक मैंने छोटी सी थ्योरी नहीं कराई है, कोई बिना उसके भी करना है। कोई पावर वाला सवाल मिले, क्वालिटी फैक्टर का सवाल मिले, छोड़ देना उसको। तो 62 क्वेश्चंस 1 घंटे। ऐसे आपको सिर्फ EMI के ही नहीं, ऐसे आपको सभी चैप्टर्स के आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 20 सालों के। तो एक तो है आपके पास में जो किताब है प्रीवियस ईयर की, आप उससे करोगे। उसमें तो आप एक सवाल पर अटक गए, एक सवाल किया आंसर देखा, एक सवाल देखा आंसर किया। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक साथ जैसे लॉज ऑफ मोशन का टेक टेस्ट स्टार्ट। कितने सवाल मिले लॉज ऑफ मोशन के, 47 क्वेश्चन। कितना, हर एक सवाल को 1 मिनट ही दे रहा है, 47 क्वेश्चन ऊपर टाइमर चल रहा है, देखो 47 मिनट्स। तो ऐसे तो करोगे ना तो नंबर आ जाएंगे, स्पीड बढ़ेगी आपकी, जो भी स्पीड है। तो ये एप्लीकेशन मेरे को अच्छी लगी। बैक करते ही तो इसको थोड़ा सा 5 सेकंड का दर्द होगा, ये ऐड जो आएगा वो। और बेस्ट पार्ट है आप इसको इंटरनेट बंद करके चलाओगे तो ऐड भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। ऐप की शक्ल है, बस आप प्ले स्टोर पे जाना। देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आप प्ले स्टोर पे जाना, अभी फ़ोन है सबके पास, किसी के पास में, जिसके पास में वो प्ले स्टोर खोल लो। वहाँ पर प्ले स्टोर में जाके सर्च में जाके लिखो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। नहीं तो आपको भी यही करना है, प्ले स्टोर कोई एप्पल वाला हो तो उसका अलग, ठीक है ना। बट आई डोंट थिंक सो कि एप्पल वाला कोई होगा, एप्पल सिर्फ खाते हैं हम लोग, है ना। तो PY पे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा ऑरेंज कलर का दिखेगा, दिखा या नहीं दिखा, एग्जाम साइट दिखाओ क्या यही वाला है, एग्जाम साइट, यस एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये इंस्टॉल कर लो और फिर भी अगर किसी को नहीं मिले तो इससे लिंक मांग लेना दीदी। तो अब अपन का 11th का पहला किताब हो गया है और 12th का पहला किताब हो गया है, ग्रेविटेशन भी हो गया है। तो आप क्या करोगे, इन चैप्टर्स को आगे आने वाले टाइम पे 15-20 दिनों में अपने खुद से ही ये टेक टेस्ट, जो भी डाउट आए एप्लीकेशन लेके आ गए। फोन नहीं है तो मेरे पास में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, वो डाउट्स अपने लिख के लेके आ गया, मेरे को बोल दिया कि सर प्लीज़ ये वाले चैप्टर का खोल दो। 48 क्वेश्चंस मैंने घर पे दिए थे, फ़ोन नहीं लेके आई हूँ, ये वाले सवाल मेरे को आए नहीं थे, और हाथ तो हाथ आके पूछो। इतना करना है आपको अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में। साथ साथ में अपन रे ऑप्टिक्स चलती रहेगी, मॉडर्न फिजिक्स चलती रहेगी, ठीक बात है। चलिए अब अपने डाउट पूछिए मेरे को। पहले EMI के पूछोगे या पहले ग्रेविटेशन के पूछोगे? ग्रेविटेशन कर लिया हमने, सारे लिए वो अलग बात है, आपने कर लिए सारे अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया, ओके ठीक है। तो देखो ये जो हाँ आपने बोला था कि आप अनुज सर की क्लास में डिस्कस करोगे, तो हम शीट लेके अच्छा लेके नहीं आए। तो एक्चुअली अब मेरे पास में 20 मिनट में आपको NCERT से वो सब जो पढ़ाना है वो पढ़ा सकता हूँ। तो देखो EMI वाली शीट कर ली, उसका कोई डिस्कशन कर ली, कुछ डिस्कशन। अच्छा शीट आप लेके ही नहीं आए हो, टेस्ट पेपर कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं लाओ। मतलब अब आपके डाउट्स हैं, मेरे को जो कराना था, मेरे को जो बताना था, वो एप्लीकेशन वाला पार्ट बताना था। 2 दिन हैप्पी होली मेरी तरफ से, यू आर फ्री। अब कुछ डाउट्स पूछने हो पूछ लो, लाओ टेस्ट पेपर। आप कल भी पूछने आए थे, हो गए थे, पूछने आए थे, कोई सा नहीं हुआ। हाँ बोलो सर, इसमें फिर से NCERT जो है उसमें रिलेटिव परमिटिविटी मैग्नेटिज्म में दी ही नहीं है। अरे वो जो μ0 into μr है, वो जो μr है NCERT का, ये देखो अभी जाता है नहीं आएगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी म्यू, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी म्यू आर।
बात करेंगे उसको, उसका नाम परमेबिलिटी होता है बस। तो मतलब ये पेपर में परमेबिलिटी है, यहाँ पे परमिटिविटी नहीं है। परमिटिविटी के आगे यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है और परमेबिलिटी इधर ही है। तो फिर तो पहला वाला पहला होता है, दूसरा वाला दूसरा होता है। तो मतलब ER की वैल्यू क्या होगी? ER इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो बुक में ये है आगे है। बट डायमैग्नेटिज्म की हमें वैल्यू कैसे पता होगी ER की? अरे वो ER तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, हाँ, तो डायमैग्नेटिज्म मतलब तो इसमें तो लिखा है डायमैग्नेटिक मटेरियल का ER क्या होगा? एक मटेरियल है, इस मटेरियल की अलग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो म्यू आ जाएगी। मतलब ये क्या है? मतलब ये बुक में ये वो है k है और k की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो k की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, k की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, तो आंसर या तो b होगा या d होगा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसकी वैल्यू म्यू r की वैल्यू 1 से छोटी होगी बिकॉज़ 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होती है, तो आंसर ये हो गया ना b। हां बोलो क्वेश्चन नंबर 43 लोगों पहले 43 बैटरी 43 और किसी का डाउट है? देखो इस पेपर के नंबर आ गए कितने आए? सर बस एक दो क्वेश्चन सॉल्व जो तो नंबर तो बोल दो जितने एक दो के अलावा। पता नहीं नंबर नहीं जो चेक कर। नंबर आ गए ना? नहीं रिजल्ट नहीं। रिजल्ट नहीं आया। सर नेक्स्ट टेस्ट में क्या है? पहली पूरी किताब 12th की फर्स्ट बुक पूरी बोला ना मैंने। अब EMI के अकेले के क्या 45 सवाल थे? लेकिन 20 सालों में 60 सवाल आए हैं। सर बायो में ना मुझे लगभग दोनों बुक पढ़ने की भी थी। हाँ तो मैं दोनों बुक नहीं दे रहा, मैं तो एक ही दे रहा हूँ। मैं दो बुक नहीं दे रहा हूँ। अच्छा दो बुक चाहिए आपको इसमें? एक बुक इलेक्ट्रोस्टैट से AC। 43rd, a battery is charged to a potential difference of 15 volt for 8 hours. Current flowing is 10 ampere. Battery discharge supplying the mean terminal voltage during discharge is 14 volt. The watt-hour efficiency of the battery is। ये करा तो था, इसका आंसर 87.5 आप ही पूछ के गए थे। ठीक है देखो जल्दी आंसर। नहीं सर ये पहले प्रीवियस ईयर कहीं नहीं whatever देखो आंसर। A battery is charged at एक बैटरी, क्या मैं बोल सकता हूँ बैटरी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल होंगे, इस चार्ज मतलब यहाँ से करंट गया होगा, तो बैटरी इज चार्ज एट अ पोटेंशियल ऑफ कितने से 15 वोल्ट के पोटेंशियल पे चार्ज किया है 8 आवर्स तक। करंट कितना व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इज 10 एम्पियर। बैटरी सप्लाईज फॉर 15 आवर्स। एक बात बताओ मेरे को, कितनी एनर्जी इसको मिली है? एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। 15 वोल्ट पे 10 एम्पियर 8 घंटे तक इतनी एनर्जी मिली है। हाँ यार बात समझ आई है नहीं? इतनी एनर्जी मिली है। और बाद में जब ये डिस्चार्ज होती है बैटरी तो 14 वोल्ट के हिसाब से 5 एम्पियर के करंट और 15 घंटे तक डिस्चार्ज होती है। तो ये तो जब इनपुट दिया इतने का इनपुट दिया और आउटपुट कितने का दिया 14 इंटू 5 इंटू 15। तो बताओ मेरे को एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है 14 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन इनपुट कितना है 150 इंटू 8। 15 1 जा 15 10 जा 2 7 जा नहीं 2 4 जा 2 7 जा, ये क्या हो गया 35 अपॉन 40 87.5 आंसर आएगा। समझ गए या नहीं समझे? भाई इतनी एनर्जी मिली मेरे को, इतनी एनर्जी उसने वापस ले दी, तो बहुत ही शानदार वाली बैटरी है। तो और बोलो 20 कौन सा है भाई 22? सर ये बुक में लिखा हुआ है ये रटने वाला सवाल है। अगर इसका बुक में जो लिखा हुआ है और आंसर कुछ और चेंज कर लेना, ठीक है ना? रटने वाला सवाल है, मेरे को भी नहीं पता।
23. A thin rectangular magnet suspended freely. Now it is broken into two equal halves, each having half the length. देखो ध्यान से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपको पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर याद करो, एनसीईआरटी के अंदर एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड तो रीस्टोरिंग टॉर्क, याद है वो फॉर्मूला? टॉर्क बराबर mb थीटा और I अल्फा इक्वल टू mb थीटा और अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करते थे तो ओमेगा क्या आता था? अंडर रूट mb अपॉन I। ये बात याद है। और टाइम पीरियड इसके बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय t। तो यहाँ पर क्या बोलता है? थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, टाइम पीरियड t। नाउ इट इज ब्रोकन। जब मैग्नेटिक मोमेंट इसका कुछ m था तो टाइम पीरियड t था। अब मैंने क्या किया, इसको दो इक्वल हाफ्स में काट दिया। तो बताओ मेरे को इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m/2 और m/2। m की जगह m/2, तो m की जगह m/2, तो आंसर यहाँ पर m/2 और 2 पाई ऊपर चले गया, t इधर चले गया तो अंडर रूट में I अपॉन m/2। तो ये ऊपर चले गया तो पहले का 2√2। आंसर क्या है इसका? t डैश अपॉन t। Now it is broken into two equal halves and one piece is made to oscillate freely in the same field if time period of oscillation is t dash। तो आंसर m/2। और यहाँ पर देखो, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी तो आधा हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? 1/2। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका ये आधा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? वो भी तो आधा हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर ml² अपॉन 12 और m/2 b। तो सब कुछ सेम तो आ रहा है। t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट I और t डैश अपॉन 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट थिन रेक्टेंगुलर ईच हैविंग। नाउ इट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ। अच्छा, one piece in the same oscillation as thin rectangular सर magnet। लेंथ भी तो आधी हुई है। नहीं, m/2 now it is broken into two equal halves each having half। अच्छा सॉरी, m वही रहा, सॉरी। देखो इधर ध्यान से, मैंने इसको कैसे काटा है? इसको ऐसे काटा है। ठीक बात है, इसको ऐसे काटा है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही रहा जितना इसका है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं। ये बात याद है? याद करो, जब मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताई थी तो याद करो, जब बोला था कि जब ऐसे काटते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे काटते हैं तो अलग हो जाता है। हाँ याद करो। तो अभी मैंने इसको ऐसे काटा तो m उतना ही रहा, बट अभी यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई इसकी? आधी हो गई। तो याद करो, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी इसका मास होगा, थिन बोला हुआ है, मास तो छोटा ही होगा, जो भी मास है इनटू L/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 ये ऊपर आएगी, आंसर 2 है। देखो ध्यान से, इधर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए। हाँ यार, ये तो एक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ यार, तो जब मैंने इसको आधा, जब ये पूरा था तो कितने टर्न्स थे? n। अब जब आधा हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो आगे I उतना ही रहा, a उतना ही रहा। तो देखो ध्यान से, ये आधा हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। जब मैं किसी मैग्नेट को ऐसे काटता हूं तो पोल स्ट्रेंथ, याद करो, पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। और यहां पर जब ऐसे काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। याद है ये पॉइंट? हाँ यार, पोल स्ट्रेंथ, और फिर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज मैग्नेटिक मोमेंट।
तो यहाँ पर लेंथ आधी हो गई है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधा हो गया। ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। तो इस पहले पूरे का मास अगर कैपिटल M1 था तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में M1 L² ये आ रहा था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा M1/2, तो ये वाला 2 इस 2 को खा जाएगा, लेकिन 1/2 का होल स्क्वायर √2 का एक फैक्टर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? नहीं आया? 1/2। हाँ तो जो भी है मेरे को आपको निकालना क्या है। तो यहाँ पर तो नीचे में 2 आ रहा है और ये इसको 1 मान लो तो 1/2 आ गया। हाँ या ना? बात समझ आई कैसे किया है? मास आधा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस रॉड का? mL²/12, तो उसका m/2 L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 12। पूरा क्वेश्चन सोच लोगे? हाँ या हाँ जी? नहीं एरिया तो उतना ही रहा ना बेटा, एरिया कैसे हाफ रहा? एरिया तो मैंने इसको ऐसे काटा है तो एरिया तो ये वाला होगा। और बोलो कौन सा? 3030। If an emitter is to be used in place of voltmeter, you must connect देखो सोचो 30वां सवाल, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो भी डाउट है वो अगली क्लास में देखेंगे। लिख रहे थे वो तो बस अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का ही आगे मैंने यूज किया है। देखो ध्यान से, एमीटर है, एक बात बताओ मेरे को, ये रेजिस्टेंस छोटा और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो ये आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। क्या हुआ? और अगर इसका रेजिस्टेंस कुछ छोटा ले लूं और इसका भी कुछ छोटा ले लूं, इधर देखो ध्यान से, अगर मेरे पास में वोल्टमीटर होता तो मैं यहाँ पर लगा देता। अब मेरे पास में वोल्टमीटर नहीं है, मेरे पास में एमीटर है, तो एक एक करके सारे ऑप्शन देखता हूँ। सबसे पहले if an emitter is to be used in place of voltmeter, एमीटर और पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एमीटर आइडियल नहीं है, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, करंट छोटा। आंसर क्या है इसका? सी है क्या? हाँ, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो इससे आ रहा है, मान लिया